हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए इस बार ये कंट्रोवर्सी कैसे कंगना के गले पड़ी है, इस पूरी कहानी को आप समझिए। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है। बॉलीवुड पर कभी परिवारवाद तो कभी ड्रग्स को लेकर हमला बोला। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने में भी कंगना कभी पीछे नहीं रही। कंगना के आरोप, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई। बॉलीवुड में परिवारवाद हावी है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स माफिया से संपर्क में थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने ही कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है। उन्होंने ये तक कह डाला कि बॉलीवुड में परिवारवाद हावी है और उसकी वजह से ही सुशांत की हत्या की गई। किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला। एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट। हालांकि एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया, तो जांच में कंगना के परिवारवाद के आरोप भी हवा हो गए। जब सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल की जांच शुरू की, तब कंगना रनौत ने दावा किया कि बॉलीवुड का बड़ा ड्रग्स कनेक्शन है और रिया ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में थी। लेकिन हाईकोर्ट से रिया को जमानत मिलने के बाद इस दावे की भी पोल खुल गई। इस बीच जब बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, तो कंगना सीधे महाराष्ट्र सरकार से भिड़ गई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दरअसल कंगना और शिवसेना विवाद की शुरुआत सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के साथ ही शुरू हो गई थी। इस बीच कंगना ने ट्वीट कर शिवसेना सांसद संजय राउत से डर लगने की बात कही और मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। कंगना ने लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझे मुंबई नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी क्यों लग रही है? इस ट्वीट से कुछ दिन पहले कंगना ने बॉलीवुड के कथित ड्रग माफियाओं के पर्दाफाश के लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया था कि वो मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके बाद संजय राउत ने सामना में लिखा था कि अगर मुंबई पुलिस से कंगना को डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। कंगना ने संजय राउत के इसी बयान को धमकी बताया था। बॉलीवुड और महाराष्ट्र में कंगना के विरोध के बीच बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी आरपीआई पूरी तरह कंगना के साथ दिखी। ये लोग कंगना को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में ये धमका नहीं रहे। महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। संजय राउत ने इसी तरह की बातचीत करना ठीक नहीं है। मुंबई छोड़कर तुम जाओ, इसी तरह की बयानबाजी अगर उन्होंने की होगी तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये धमकी देने का काम है। बीएमसी की ओर से कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का मामला कोर्ट में है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत की जांच से शुरू हुए कंगना और शिवसेना विवाद की धमक सत्ता के गलियारे तक में सुनी गई। दिखाते हैं आपको ऐसी दुर्गा जिसे जिसने देखा वो हैरान रह गया। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। सोशल मीडिया में मां दुर्गा का एक ऐसा अवतार लोगों ने देखा जो लोगों का दिल भी जीत रहा है और लोगों को भावुक भी कर रहा है। न अस्त्र है, न शस्त्र है, न जेवर है, न लाल चुनरी, न महिषासुर है, न सिंह की गर्जना है। यही तो मां की महिमा है। मां दुर्गा की ऐसी मूर्ति जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मां का संहारक नहीं बल्कि मां का संरक्षक रूप। ये वो अवतार है जिसकी देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है। ये दुर्गा मां का प्रवासी मजदूर अवतार है और इसकी प्रेरणा है लॉकडाउन के दौरान देश भर से आए प्रवासी मजदूरों के दर्द की झकझोर देने वाली तस्वीरें।
अब इसी दर्द को एक मूर्ति में संजोया गया है। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में महिला मजदूर को देवी के रूप में दिखाया गया है और इसे बनाया है पल्लव भौमिक और रिंटू दास ने। इस मूर्ति में देवी की ताकत उसकी सादगी है। मजदूर माँ अपनी जिम्मेदारियों को लाख मुश्किलों के बीच जिस तरह निभाती है वो किसी शक्ति अवतार से कम नहीं है। प्रतीक के तौर पर एक बच्चे के हाथ में उल्लू है और दूसरे के हाथ में हंस, जो लक्ष्मी और सरस्वती के वाहन के तौर पर दर्शाए गए हैं। वहीं माँ की गोद में एक बच्चे को दिखाया गया है, लेकिन माँ उसे सीने से लगाए हुए आगे बढ़ रही है। जो कोरोना के टाइम जो माइग्रेंट लेबर, जो परिযায়ী श्रमिक जो लोग बोलते हैं, वो लोग को जो प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हम लोग दिमाग के रख के हम इस बार का सोच लिया है। माँ का ये अवतार ये सीख भी देता है कि शक्ति के लिए हथियार या संहार ही जरूरी नहीं। शक्ति का अंश हर माँ में है, जो अपनी लाख मुश्किलों के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को दर्द सहकर पूरा करती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और इस बीच चुनावी राज्य बिहार से आई है बड़ी खबर। वोट के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आजकल इसी अंदाज में वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनावी सभा में वो कैसे कहने लगे, हार गया तो दिल्ली में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। नित्यानंद राय एक बेहद ही महत्वपूर्ण चेहरा है बिहार में बीजेपी का। आप देखिए नित्यानंद राय किस तरह से भावुक हो गए, वोटर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि बस आप ही का सहारा है। मैं इस मुंह से दिल्ली में जाकर बैठूंगा कि गृह राज्य मंत्री ने अपने धरती को हार दिया। मैं अपनी रक्षा की विनती करने के लिए आया हूं। लाज बचाना है, बचाइए, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। यानी 2 दिन का समय और बलिया में अब भी आरोपी का खेल कुमकुम जारी है। यूपी के बलिया में सरेआम गोली चलाकर एक शख्स को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू को अब तक पकड़ नहीं पाई। धीरेन्द्र पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया। ये वही आरोपी है जिसे मौके पर पकड़ने के बाद पुलिस ने भगा दिया था। इस बीच अटकलें हैं कि धीरेन्द्र कल कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। इस खबर के बाद कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि धीरेन्द्र बड़े आराम से अगर सरेंडर कर देता है तो इससे बड़ा पलीता स्थानीय पुलिस के चेहरे पर और क्या होगा कि पुलिस पकड़ नहीं पाई और आरोपी खुद जाकर सरेंडर कर रहा है। बड़ा सवाल ये कि 7 गिरफ्तारियां क्या केवल दिखाने के लिए की गई अब तक, क्योंकि मुख्य आरोपी तो अब तक फरार है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जो विधायक है वहां के सुरेंद्र सिंह, जो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो तो आरोपी के घर पर जाकर रो रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आरोपी के घर वालों के साथ ही गलत हो गया है। तो जानकारी अब जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कल सरेंडर कर सकता है बलियाकांड का मुख्य आरोपी डब्लू सिंह। धीरेन्द्र की तरफ से कल सरेंडर की अर्जी दी गई थी, लेकिन आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो बहुत संभव है कि कल वो सरेंडर करने के लिए जाए। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर, क्योंकि आज भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में कोई अपडेट निकल कर आए। हाथरस की तरह ही बलिया गोलीकांड में पुलिस की भूमिका एक बार फिर से कटघरे में है। यहां आला अधिकारियों के सामने बीजेपी विधायक के करीबी ने एक शख्स को गोली मार दी। इन दोनों केसेस में कई ऐसी समानताएं हैं जो यूपी में पुलिस के कामकाज पर बुनियादी सवाल खड़ा कर रही है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली हाथरस की बेटी की, जिसे इंसाफ देने की बजाय आधी रात को परिवार की मर्जी के बिना खाक कर दिया गया, और दूसरी तरफ बलिया की, जहां हत्या के आरोपी को पकड़ने के बाद भी मौके से भगा दिया गया। दोनों ही वारदातों में कटघरे में खड़ी है यूपी की पुलिस। अब इन्हीं वारदातों से जुड़ी 2 और तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर में हाथरस केस के आरोपियों के समर्थन में अगड़ों की पंचायत हो रही है, और दूसरी तस्वीर में बलिया गोलीकांड के आरोपी की खातिर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह आंसू बहा रहे। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकते। सुरेंद्र सिंह का यूं आंसू बहाना इनकी मजबूरी भी है।
और वोट बैंक के लिए जरूरी भी। बात किसने की थी? अब देखिए, ये तो स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, मैं बहुत कुछ ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि पुलिस के ही अधिकारियों ने हमको न बताने के नाम पर बोला कि जो है वही लोग आक्रामक होकर के मारने लगे। 15 अक्टूबर को बलिया में सरकारी कोटे की दुकानों के आवंटन के दौरान एसडीएम और सीओ के सामने जिस जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या की गई, वो अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते थे और धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम के जिस शख्स पर गोली चलाने का आरोप लगा, वो विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। लाजमी है ये मौका विरोधी नहीं छोड़ने वाले। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गोलीकांड के विरोध में सड़क पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने सीधे सरकार से सवाल किया। बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें, क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटती है या नहीं। अखिलेश यादव के इसी तंज का जवाब बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिया है। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकते। जाहिर है, हाथरस की तरह ही बलिया गोलीकांड को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। इस बीच आरोपी को पकड़कर भगाने वाली यूपी पुलिस अब फिर से उसकी तलाश में जुट गई है, लेकिन 3 दिन बाद उसके हाथ खाली हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन परिवार और धीरेन्द्र खुद को निर्दोष बता रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इसकी सही जांच करवा करके और जो भी न्याय वो दोषी को दंड दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं दंड दिया जाए, लेकिन किसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। डब्लू ने क्या किया? कुछ गलत नहीं किया है डब्लू तो बीच बचाव में वो भी पीटे गए थे, उनको भी मारा गया था। गोली कोई और चलाया, गोली दूसरा कोई चलाया, गोली कोई और चलाया, डब्लू के सर पे मर दिया गया। तो लगातार हम बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं शिखा, और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मुख्य आरोपी तो फरार है अब तक। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल कुमकुम ये उठता है कि आखिर कौन बचा रहा है धीरेन्द्र सिंह को। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र इस मामले में पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। इसके लिए वो आमरण अनशन तक करने को तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपी पक्ष के लोगों के साथ हुई हिंसा पर भी केस दर्ज होना चाहिए। कल वो अपराधी के परिवार से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे, तो उनके आंसू निकलने से रुक नहीं रहे थे, लेकिन अभी तक वो पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। बलिया मामले में बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह जी हैं। सुरेंद्र जी, लगातार इस मामले में राजनीति तूल पकड़ रही है। एक तरफ अभी समाजवादी पार्टी के लोग भी वहां गए हैं और आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसके तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। क्या ये मामला क्या? ये झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है। जब झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है तो जो भी जिस अंश में दोषी है उसको उस तरह से दंड मिलना चाहिए। मेरा बस एक लाइन का वही भाई, जिसने गोली मारा हो उसको भी दंड मिले, और जिसने ईंटा पत्थर और लाठी डंडा से मारा है उसको भी दंड मिलना चाहिए। और कोई मेरा कुछ नहीं। गोली किसने मारी है? वहां मौजूद लोगों ने आपको भी बताया होगा, कुछ आपकी बातचीत हुई है? हम चूंकि इतना हम लोग क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, हम लोग तो जो सुने वो सुने, लेकिन जो भी घटना घटी है उसमें जो जो लोग दोषी हों उनको दंड मिलना चाहिए। ये जो पेपर आप लिए हैं ये क्या मेडिकल है? क्या ये मेडिकल है? मेडिकल। अभी आप हॉस्पिटल गए थे मेडिकल कराने, तो इसमें आया है कि घर वालों को चोट लगा? हम 6 महिलाओं को चोट लगा है, एक 80 वर्ष के बुजुर्ग को चोट लगा है, 3-4 पुरुषों को चोट लगा है। शुरुआत किसने की थी? अब देखिए, ये तो स्थानीय लोग ही बता पाएंगे, मैं बहुत कुछ ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि पुलिस के ही अधिकारियों ने हमको न बताने के नाम पर बोला कि जो है वही लोग आक्रामक होकर के मारने लगे। पुलिस वाले मीडिया से तो सर ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, नेताओं से भी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करते हैं। अब भगवान जाने, जो है तो व्यवहार है। ठीक है पत्रकार जी, बस एफआईआर होगी। आपसे बात हुई? बात हुई है, एफआईआर होनी चाहिए। धरने की भी बात कही है, कब से धरने पर बैठे?
अब नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के बाद देखते हैं। अब तो पूजा पाठ करने के बाद ही करूँ। हैदराबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीती रात बारिश की वजह से लबालब बालापुर झील टूट गई, जिसके चलते हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। हैदराबाद के हफीज बाबा नगर, फूलबाग, उमर कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर और राजीव नगर जैसे इलाकों में पानी भर गया। ये वो तमाम इलाका है जहां लोग परेशानी में। आप देखिए तस्वीरों में लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है और तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद का पूरा शहर जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियां बहती हुई दिख रही है। हैदराबाद पिछले हफ्ते में बारिश से बेहाल है और अब दोहरी मार हैदराबाद पर। झील टूटने से शहर में नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल ताजा दिखा रहे हैं। टॉप फटने के बाद की तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। इससे पहले हमने रात का सैलाब भी आपको दिखाया। सुबह राहत की बात ये कि अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा तस्वीरों में कि बारिश वहां नहीं हो रही। ये देखिए, ये कुछ घंटों पहले की तस्वीर थी जब पॉप फटने को थी। सड़कों तो छोड़िए, गलियों के अंदर सैलाब था। इस कदर सैलाब था कि खिलौने की तरह ये ऑटो तैर रहा है इस पानी में। ऑटो के साथ जितना सामान था लोगों का वो भी तैरने लगा। लोगों ने बस गेट या दीवार या पोल पकड़कर अपनी जान बचाई। आज सुबह की तस्वीरें भी आ चुकी है हमारे पास। आज सुबह की तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया किस तरह से सैलाब में ही तब्दील है हैदराबाद की सड़कें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मुश्किल ये कि अगले 2 दिन भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुबह जैसे जैसे लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, मदद से लोग बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये कि हैदराबाद में एक हफ्ते के अंदर ये तो दूसरी बार प्रकृति का प्रकोप पड़ा है। क्या वाकई इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है? क्योंकि झील का अगर एक हिस्सा टूटा और वो झील का पानी शहर में घुसा तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये जानबूझकर की गई गलती है या फिर ये एक ऐसी चूक है जिससे बचा जा सकता था? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर ये इतना बड़ा ये जो कारण है ये हुआ कैसे, इसकी वजह आखिर क्या है? और देखिए तस्वीरें देखिए, ये रात की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहाव अंदाजा लगाइए आप, कितनी तेज बहाव से ये चीजें बहती नजर आ रही है, छोटे छोटे खिलौने की तरह। अरे भाई, अरे साइड में, अरे साइड में फिरदौस, लगो आजा इधर आजा रे भाई। फिरदौस तू इधर आजा रे भाई, भरना पानी। तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि बहाव कितना तेज है। लोग किस तरीके से रेस्क्यू में लगातार लगे हुए हैं। तस्वीर देखकर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हैदराबाद जैसे शहर की तस्वीर है? ऐसा लग रहा है जैसे ये तस्वीर किसी डैम की हो, किसी तालाब की हो, किसी बहते नहर की हो। आपको बता दें कि डीजी एनडीआरएफ ने एबीपी न्यूज को फोन पर यह भी बताया है कि वो खुद कंट्रोल रूम में है और वहां के हालात पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। बड़ा सवाल है कि हैदराबाद की इन सड़कों की हालत का जिम्मेदार कौन है? और हैदराबाद में रात में अगर ये स्थिति है तो सुबह में कितनी बेहतरी हम उम्मीद करेंगे। देखिए, ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई और फिर दिखा रहे हैं। और इसका मकसद ये कि आप समझें कि हालात रात को देखिए कितने खराब हो गए कि लोगों ने घर से निकलकर महत्वपूर्ण सामान लेकर घर से बाहर जाना ही मुनासिब समझा। ये 2 लोग पहले आगे निकलते हैं एक दूसरे को पकड़कर, फिर 2 महिलाएं पीछे आती हैं। एक महिला का संतुलन खोता है, दूसरी महिला पीछे से गिर जाती है। राहत की बात ये थी कि आसपास कोई गड्ढा नहीं था और पानी का बहाव इतना तेज नहीं था कि बचाया न जा सके। अगर पानी इतना तेज होगा जितनी पिछली तस्वीर में था तो फिर इन दोनों महिलाओं को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। पॉप फटने के बाद की तस्वीर देख लीजिए। अब वहां पर एनडीआरएफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वहां पर क्रेन आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक हफ्ते के अंदर हैदराबाद फिर से डूबा तो डूबा कैसे? हैदराबाद में पानी से फिर तबाही। बालापुर झील टूटने से कई इलाके जलमग्न। तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। हैदराबाद के लोगों से अभी घरों में ही रहने की अपील। सरकार ने कहा हालात पर हमारी नजर। कानपुर में जमीन विवाद में पिता और बेटे को दबंगों ने पेट्रोल डालकर जलाया। दोनों की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रशासन के छापे में 1 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी पर है बैन। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को 4 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई पुलिस। अब तक केवल 7 की हुई गिरफ्तारी।
बलिया जिला कोर्ट में कल सरेंडर कर सकता है आरोपी धीरेन्द्र। करीबियों का दावा, सरेंडर के लिए आवेदन भेजा। बलिया में घटना वाले दिन का नया वीडियो आया सामने। नारेबाजी, बहस और मारपीट के बाद धीरेन्द्र ने भीड़ पर चलाई गोली। आरोपी धीरेन्द्र की भाभी ने रोते हुए प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताया, देवर को बेकसूर ठहराया। बलिया गोलीकांड पर सियासत तेज। कल एसपी बीएसपी नेता पीड़ित परिवार से मिले, योगी सरकार को घेरा। लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधायक सुरेंद्र सिंह को विद्वान और तेजस्वी बताया, बयान का समर्थन किया। देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद कंगना बोली, महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जल्द आऊंगी वापस। कंगना और उनकी बहन रंगोली पार मुंबई की बांद्रा कोर्ट के आदेश पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप, गिरफ्तारी भी संभव। कंगना पर देशद्रोह का केस होने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत बोले, कलाकार कलाकार होता है, हिंदू मुस्लिम कलाकार नहीं होता। मुंबई के अंधेरी में स्विफ्ट कार में लगी आग, वक्त रहते निकाला सवार, कार पूरी तरीके से हुई खाक। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं, बलविंदर के परिवार को मिली सुरक्षा। बलविंदर का परिवार बोला, जिस पर 42 आतंकी हमले हुए उसकी सुरक्षा हटा दी, ये सरकार की नालायकी नहीं तो और क्या है। दिल्ली दंगा केस में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट पेश की, कल ताहिर की पेशी। दिल्ली में पराली का धुआं पहुंचने से प्रदूषण बढ़ा, पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है। एमसीडी ने पानी का छिड़काव शुरू किया। बिहार के रक्सैल सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर छापेमारी में 23 किलो सोना मिला, कीमत 12 करोड़। नेपाल के परसा में रहता है प्रमोद का भाई जो फरार है। सुशील मोदी के रोड शो में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी, कैमूर के भभुआ में बाइक सवार बिना हेलमेट दिखे, कार सवारों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाए। चिराग पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, जमुई से बीजेपी के श्रेयसी सिंह को जिताने की ट्वीट पर अपील की, कहा बीजेपी और एलजेपी प्रत्याशी ही मिलकर युवा बिहार नया बिहार बनाएंगे। गया जिले के तंडवा गांव में आजादी के बाद से आज तक नहीं बन पाया पक्का पुल, युवाओं ने मिलकर चचरी पुल बनाया। गांव की जनता बोली, बस चुनाव में वोट लेने आ जाते हैं नेता। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन का नया प्रपोजल, सेना और सरकार की टॉप लीडरशिप को इसकी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक गहन विचार के बाद ही भारत कोई फैसला लेगा। म्यांमार की नौसेना ने भारत से मिली पनडुब्बी सिंधु वीर पर शुरू किया युद्धाभ्यास। चीन के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत म्यांमार की मदद कर रहा है। हाल ही में आर्मी चीफ रंगून भी गए थे। महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य जल ग्रिड स्थापित करने का सुझाव दिया, कहा इस योजना से सूखा और बाढ़ दोनों ही आपदाओं से बचने में मदद मिलेगी। ओडिशा के 19 ऐसे गरीब बच्चों ने इस बार एनईटी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, जिनके परिवार सब्जी, मछली और इडली वड़ा बेचकर घर चलाते हैं। एक एनजीओ के सहयोग से इन सभी बच्चों ने अपना भविष्य संवारा। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई को लेकर फिर चेताया, बोले कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारी जरूरी। देश में कोरोना केस 74 लाख के पार पहुंच गए, 65 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। रिकवरी रेट 88%। कोरोना से देश भर में अब तक 1,13,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा होने का सरकार का दावा, कहा कल एक दिन में 1.5 लाख ज्यादा टेस्ट हुए। प्रदेश में एक्टिव केसेस अब करीब 35,000। असम में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए स्कूल 2 शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए। गुजरात के बनासकांठा में 12 साल की मूक बाधित बच्ची से रेप के बाद उसका सिर काटा गया। पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी, लोगों ने कहा फांसी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नाबालिग से 9 महीने तक हुआ गैंगरेप। कथित प्रेमी समेत 4 लोग धमकी देकर रेप करते थे। पीड़ित के गर्भवती होने पर मामला खुला, सभी आरोपी गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन। 2 पुलिस वालों समेत 6 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नगर निगम उपायुक्त भी निलंबित। जहरीली शराब से हुई थी 14 की मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। बाइक सवार को रोककर ऐसा थप्पड़ मारा कि कान से खून बहने लगा। मास्क न पहनने पर रोका था। फटाफट खबरों के बाद अब मिलवाते हैं आपको दिल्ली वालों के लिए एक बिटिया की जंग से। बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे साथ जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बैठी है, 8 साल की, 9 साल की, क्या उम्र बेटा आपकी? 9 साल। ये 9 साल की बेटी आज स्टूडियो में क्यों बैठी है और ये 9 साल की बच्ची दिल्ली वालों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ रही है राष्ट्रपति भवन, देश के राष्ट्रपति भवन के बाहर, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। हम आपको इनका नाम भी बताएंगे, इनका परिचय भी बताएंगे और बताएंगे कि आपके लिए और हमारे लिए ये 9 साल की बच्ची, सोचिए 9 साल की बच्ची वो जंग लड़ रही है जो आपको और हमको लड़नी चाहिए। पूरी खबर आगे इस रिपोर्ट के बाद। एक बार ये तस्वीरें फिर याद कर लीजिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हिमाचल के 55 साल के शख्स के फेफड़े की तस्वीर देखिए और दूसरी तरफ दिल्ली के 52 साल के आदमी के फेफड़े की तस्वीर, जो धुआं और प्रदूषण की वजह से काला हो चुका है। ये तस्वीर मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने 3 साल पहले जारी की थी। हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में ठंड की दस्तक आते ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। अगर हम आज के AQI की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली में AQI का लेवल 293 दर्ज किया गया है। अभी तो सर्दियों की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन प्रदूषण के चलते थकान, सिरदर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा की दिक्कत बढ़ गई है। दिल्ली वालों का दम घुटने लगा है। सांस तो लेना ही है, क्या करेंगे, इससे हमारा सर दर्द बहुत बढ़ गया है, सांस भी चढ़ता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। पिछले 15-20 दिन से लगातार सिरदर्द बना रहता है। आप सारा टाइम मास्क पहने रहते हो, आपकी वही हवा अंदर जाती है, उससे फिर परेशानी होती है और सिरदर्द शाम को होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं 40-45 मिनट के वॉक के लिए जरूर जाता था रेगुलर। अगर वो बंद कर दिया पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर घर के अंदर बैठे। लोकल सर्कल्स नाम की संस्था की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR में 65% घरों में एक या एक से ज्यादा लोगों ने प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का सामना करना शुरू कर दिया है। 47% लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 26% लोगों को आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है और 30% को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले दिन डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्मोक का इंडेक्स फॉर डिफरेंट रीजंस जो हम सारे जानते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। हर साल दिल्ली का प्रॉब्लम है। मास्क तो हमें लगाना बहुत जरूरी है। बस यही कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और घर पे रहें तो मतलब हम जैसे एयर प्यूरीफायर और एयर फिल्टर्स जैसे आजकल अवेलेबल हैं वो लगा सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, लेकिन सरकारों और नेताओं का हर साल वाला रटा रटाया जवाब। केजरीवाल सरकार कह रही है कि पराली इसकी बड़ी वजह है, केंद्र कुछ नहीं करता, और केंद्र सरकार कह रही है कि पराली नहीं, ट्रैफिक, घरेलू कचरा और लोकल इंडस्ट्री को संभालिए केजरीवाल। दिल्ली सरकार 700 हेक्टेयर के लिए कर सकती है, तो बाकी सरकारें भी, मैं जब हमने ये शुरू किया था मैंने उनसे काफी संपर्क करने की कोशिश की केंद्र सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। सरकारों को जगाने के लिए दिल्ली में डटी हुई है मणिपुर की एक नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजाम। रात में राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ी होकर मूक प्रदर्शन करने वाली 9 साल की लिसिप्रिया 2 दिन से केजरीवाल से मिलने का वक्त मांग रही है। आज उन्हें केजरीवाल से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला है। दिल्ली को बचाने आई इस नन्ही परी को नेताओं से सिर्फ वादे नहीं, प्रदूषण का स्थायी इलाज चाहिए।
तो ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो तख्त आप देख रहे हैं, जो अभी अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे थे, ये छोटी सी बच्ची, 3rd क्लास की बच्ची है, लिसिप्रिया, सबसे छोटी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। लिसिप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज मुलाकात होने वाली है आपकी केजरीवाल जी से, क्या करेंगी उनसे? मैं बस उनसे कहना चाहती हूँ कि उनको एक परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए और उनने एक सोल्यूशन और उनने इंस्टॉल किया था एक स्मोक टावर दो तीन प्लेसेस में, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आप देख सकते हो कि दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है और एक स्मोक टावर वो सिर्फ कवर करेगा 2-3 किलोमीटर्स, वो इतना इनफ नहीं है। तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और मैंने सुना था कि वो थोड़े सोल्यूशन निकाल दिए, जैसे कि थोड़े सोल्यूशन ये स्टबल बर्निंग को स्टॉप करने के लिए पंजाब और हरियाणा में, लेकिन कोई भी फार्मर्स को ये सोल्यूशन नहीं मिला और उनको पता भी नहीं कि वो ये कहाँ पे मिलेंगे। सो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल, जिस स्टबल की लिसिप्रिया बात कर रही है वो पराली होता है, और इस मौसम में लिसिप्रिया आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में आपने अच्छा खासा वक्त बिताया, आप खुद महसूस करती होंगी कि घुटन होती है। और देखिए, एक 3rd में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची से बहुत टेक्निकल भाषा में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन लिसिप्रिया, मैं जानना चाहती हूँ कि जहन में, मन में कैसे आया कि नहीं, मुझे पोल्यूशन के लिए कुछ करना है। आपकी उम्र के बच्चे तो इस वक्त लॉकडाउन में घर में आराम से वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये लेकर कोरोना के वक्त जब घर वाले भी कह रहे होंगे घर पे रहिए, आप राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, ये थॉट कहाँ से आया मन में कि मुझे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है? मैं जब 4 साल की थी तो मैंने अपने पापा को एक कंपनी किया, नेपाल अर्थक्वेक 2015, बहुत सारे लोगों मरे और मैं बहुत दुखी थी, मैं रोई थी। और नेपाल की भूकंप की बात? हाँ, वो तब आप 4 साल की थी, आपको याद है? हाँ, याद है। वो बहुत दुख थी। जब मेरे पेरेंट्स आए थे और मुझे बोला वो सब क्या हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा को एक प्रोग्राम में जाना था मंगोलिया में 2018 जुलाई में। तब तो मैं 6 साल की हो गई थी और उन्हें मुझे ले जाने के लिए सोचा। फिर मैं जब उस प्रोग्राम में गई तो मैंने बहुत सारे लीडर्स, मेरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रेंड्स मिले। फिर उन सब ने कहा कि हमें पेड़ उगाना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमें साइकिल यूज करना चाहिए, वो कोई भी 0% कोई भी कार्बन इमिशन नहीं देते। और वैसे ही मैं जब वापस आई उस मंगोलिया डिजास्टर यूनाइटेड नेशन डिजास्टर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो मैंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम है बचपन आंदोलन, चाइल्ड मूवमेंट। हमारे वर्ल्ड लीडर्स को बोलने के लिए, एक इमीडिएट एक्शन करने के लिए। जी लिसिप्रिया, यकीन मानिए आज छुट्टी का दिन है और आपकी मासूम जुबान से इतनी भारी भरकम टेक्निकल बातें सुन के तो अच्छों के होश भी उड़ गए होंगे और आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। आपने क्या किया और आप क्या कर रही है, ये खैर आपने खुद भी बताया और उन्हें रिपोर्ट में भी बताया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 9 साल की प्यारी सी मासूम सी बच्ची है, आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्या करती हैं सुबह उठकर, और कैसे आप आगे बढ़ रही हैं इस मूवमेंट को लेकर? आप और एक बच्चे के तौर पर जब आप शुरुआत में जब आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ी तो लोगों ने आपसे नहीं कहा कि बेटा स्कूल जाने की उम्र में कहाँ इन चीजों पे पढ़ रहे हो, बड़े को क्या करना? हाँ, पीपल ऐसे बोलता है मुझे कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। मैं दोनों कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक स्कूल तो ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि मैं मणिपुर में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मैं ग्रोन अप हुई हूँ भुवनेश्वर में। तो मैं जब अपना ये एक्टिविज्म स्टार्ट किया तो मुझे सब दिन भुवनेश्वर से दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में प्रोटेस्ट करना था, तो सब दिन मुझे ट्रैवल करना। तो मेरे पेरेंट्स वो इतना वो पैसा है ना वो नहीं कर पा रहे, तो मुझे अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। और वैसे ही
बिल्कुल लिसिप्रिया, देखिए बहुत छोटी उम्र है कुमकुम इनकी, लेकिन बातें देखिए और सोच सबसे बड़ी जो अब तक नेताओं तक नहीं पहुंची, जो अब तक प्रशासन तक नहीं पहुंची। ये आप बोर्ड देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि लिसिप्रिया कहना क्या चाहती है, किसके लिए लड़ रही है लिसिप्रिया। हम सब के लिए, प्रदूषण से हमारे बचाव के लिए। लिसिप्रिया बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, और आप अपनी एक्टिविटी ऐसे ही जारी रखिए। थैंक यू। बिल्कुल, और मैं तो चाहूंगी कि जो स्कूल आपने ड्रॉप किया है वो भी आप शुरू बिल्कुल मैं शुरू किया 2020 जब वो बैंगलोर पे इंडस इंटरनेशनल स्कूल। क्या बात है, आपकी मासूमियत ने तो कईयों का दिल जीत लिया होगा और कईयों का दिन बना दिया होगा, और खासतौर पर इस मासूम अंदाज में जो आपने मैसेज दिया है ना, मुझे पूरी उम्मीद है लिसिप्रिया हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचा है। पाकिस्तान में आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है। इमरान खान खुद ही अपनी सेना की काबिलियत और अपनी अदालतों की ईमानदारी पर लगातार सवाल खड़े करते जा रहे हैं। और देखिए बौखलाहट कैसी है, बौखलाहट में उनकी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। पूरी खबर देखिए। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। जब खीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जुबान बेकाबू हो जाती है, और यही हो रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ। अपनी कुर्सी पर मंडराता खतरा देखकर इमरान खान इतने डर गए हैं कि उन्हें यह भी एहसास नहीं रह गया कि वो एक देश के वजीर आजम हैं। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जिसने जनरल दुरानी आईएसआई के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इमरान खान को दरअसल इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और लंदन से जारी एक संदेश में नवाज शरीफ ने इमरान को आईएसआई और सेना की कठपुतली कह दिया। हालत यह है कि पाकिस्तान में अब सेना और आईएसआई को भी खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। वही सेना और आईएसआई जिनकी मदद से इमरान की गद्दी टिकी हुई है। नतीजा यह है कि बौखलाए इमरान ने नवाज शरीफ के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी बदजुबानी का निशाना बनाया। आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DDISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, कभी भी ऐसी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है जितनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती है। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इमरान खुलकर ये कबूल करने लगे कि कैसे भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज को नानी याद दिला रही है। खुद ही अपनी आवाम के सामने कबूलने लगे कि भारतीय फौज से पंगा लेना पाकिस्तानी रेंजर्स को कितना महंगा पड़ रहा है। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई और ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था,
बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की। इमरान यही नहीं रुके। अपनी फौज की पोल खोलने के बाद वो पाकिस्तान की अदालतों को भी कोसने लगे। बताने लगे कि उनकी देश की अदालतें भ्रष्ट लोगों और सेना की मदद करती हैं। DGISI की सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट थी, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। ये वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में रखा था। जनरल बाजवा ने नहीं डाला था, वो जरदारी। इसके ऊपर हुदायबा पेपर मिल का केस उसने इसके ऊपर बनाया था। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री खुद बता रहा है कि उनकी देश की अदालतें भ्रष्ट हैं, सेना के जवान मुंह की खा रहे हैं, और कैसे उनके देश का पूर्व प्रधानमंत्री ISI के शय से कुर्सी पर काबिज हुआ। इससे ज्यादा किसी देश की फजीहत क्या होगी जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की संस्थाओं पर खुद ही यकीन ना हो। देखिए, घाटी के नौजवानों को पाकिस्तान आतंकवादी बना रहा है, जिसकी मदद चीन पुरजोर तरीके से कर रहा है, जो हमें पूर्वी लद्दाख में भी आंख दिखाता है और पाकिस्तान को भी हमारे खिलाफ शह देता है। लेकिन चीन के खिलाफ अब पाकिस्तान में ही मोर्चा बनना शुरू हो गया है। आखिर कैसे पाकिस्तान में चीन का बोरिया बिस्तर बन सकता है, पूरी खबर देखिए। ये पाकिस्तान है जहां एक सड़क पर एक कंटेनर खड़ा है। सड़क को जाम करने वाला एक और कंटेनर देखिए। अब ऐसे ही 2 कंटेनर देखिए। ये तस्वीर देखिए जिसमें कंटेनर के आगे पुलिस वाले खड़े हैं। वीडियो बता रहा है कि लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी पुलिस बड़े इत्मीनान से खड़ी है। पाकिस्तान के इन कंटेनरों की तुलना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी से की जा सकती है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोकतांत्रिक बनने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान में एक कंटेनर किसने और क्यों खड़े किए हैं। आखिर पुलिस इन कंटेनरों को हटा क्यों नहीं रही, जबकि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार लोग खतरे के बावजूद इससे निकल रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान में जिस शहर में कंटेनर खड़े किए गए हैं उसका नाम है गुजरावाला, जो पाकिस्तान के पंजाब का एक बड़ा शहर है। इसके बावजूद 1-2 नहीं 10 से ज्यादा कंटेनरों को आप सड़क पर आड़ा तिरछा खड़ा हुआ देख सकते हैं। पाकिस्तान का गुजरावाला पहलवानों के लिए मशहूर है, जहां के पहलवान हाथों में गदा लिए तमाम बंदिशों के बावजूद निकले हैं। वजह इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा है। इमरान को हटाने और बाजवा को समझाने के लिए 11 विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने गुजरावाला को चुना है, जहां गो नियाजी के नारों की गूंज है। ये नारेबाजी इमरान के राजनीतिक विरोधियों के शक्ति प्रदर्शन से 24 घंटे पहले की है, जिसमें पाकिस्तान के विपक्षी दलों के गठबंधन PDM के कार्यकर्ताओं ने इमरान को उसी नारे से चढ़ाया जिसे इमरान सख्त नापसंद करते हैं। विपक्ष का दावा है कि सेना की ये सरकार नए साल का सूरज नहीं देख पाएगी। ये जो जाली हुकूमत है ना, इसका जो एंड है उसकी शुरुआत है। इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को जाने के वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ निकला ये जनसैलाब कैसे चीन को भारी पड़ सकता है, और क्या इसीलिए सेना और इमरान इसे रोकने में लगे हैं? इन सवालों का जवाब
विपक्ष की रैली से जुड़ा है। विपक्ष की इसी एकता को रोकने के लिए इमरान बाजवा की तरह तानाशाह बन गए हैं और उन्होंने कंटेनर के रूप में कांटे बिछा दिए, जिससे अवाम को उनसे नफरत करने का एक और मौका मिल गया है। जावेद लखारी ने ट्वीट कर लिखा, ये पंजाब का गुजरावाला है जिसे इमरान ने जेल बना डाला है। विपक्ष की रैली को रोकने के लिए देखिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कैसे सड़कों को बंद करवा दिया है। ये सामने पुलिस, ये फ्री हैंड देखें, जलसे के लिए फ्री हैंड है, बिल्कुल हर तरफ से डंगला है, फ्री हैंड है जलसे के लिए। ये कंटेनर की लाइन देखें, ये पुलिस है और ये सामने खुर्रम दस्तगीर की रिहाइश है। ये मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ, ये खुर्रम दस्तगीर की रिहाइश, ये सामने देखें, और रिहाइश इनके गेट के, घर के गेट के बिल्कुल सामने भी जो है वो कंटेनर लगा हुआ है। तो किसी किस्म की कोई गाड़ी, कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है यहाँ आना। ये और चारों तरफ से कंटेनर लगा के ये इस तरह ब्लॉक है। सिर्फ बाइक मुश्किल से ग्रीन बैंड में से कोई रखता है थोड़ा बहुत आने जाने का, अदरवाइज। इमरान ने विपक्ष में रहते हुए जिस चीज का विरोध किया वही काम वो पीएम बनकर कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जनता छोड़िए, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार भी इमरान को कोस रहे हैं। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मी ने ट्वीट कर लिखा, पुलिस और प्रशासन गुजरावाला की सड़कों को बंद कर रहा है ताकि विपक्ष के कार्यकर्ता न आ सके। इससे विपक्ष गुस्से में है और हजारों लोग पैदल ही रैली की जगह पहुंच रहे हैं। इस सब की इमरान खान से उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान इमरान से क्यों नाउम्मीद हो गया, इसकी वजह उनकी पुरानी बातें हैं, जिसमें वो रैली में आने से रोकने वालों को सबक सिखाने के लिए लोगों को उकसाते थे। नया पाकिस्तान बनाएंगे, जो भी रुकावट है पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। इमरान की यही बातें लोगों को अब याद आ रही हैं। चीन के कहने पर बाजवा ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की पहल की, जिस पर समर्थन लेना सेना को भारी पड़ गया, क्योंकि बाजवा की बुलाई बैठक में बिलावल भुट्टो ने सेना की दखलंदाजी पर सवाल पूछ लिया, तो मरियम नवाज ने इस मामले को संसद में तय करने की बात कहकर सेना को ही चुनौती दे डाली। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष का ये जलसा इमरान के साथ साथ सेना को भी हद में रख पाएगा? ये सवाल हमने विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से पूछा। और जाहिर है कि ये जो CPECA है, इसे पाकिस्तान की आर्मी और ISI के नियंत्रण में चलाया जाता है और ये पूरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग चाइना को की जाती है और शी जिनपिंग का इसमें डायरेक्ट दखल है। तो ये इस तरह की जो स्थितियां होती हैं जिसमें कि पाकिस्तान के आर्मी और ISI का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो चाइना की अथॉरिटेरियन सरकार को सूट करता है और इसकी एवज में जो पाकिस्तान के आर्मी और ISI है वो अपने जो है लालच को पूरा करती है। सेना को लगा कि इमरान आकर पाकिस्तान को संभाल लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। इमरान ने तुर्की को खुश करने में सऊदी अरब, UAE जैसे करीबी दोस्तों को भी नाराज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान चीन पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गया है। और अब ताज़ा खबर ये है कि वो ग्वादर के बाद सिंध के 2 द्वीप चीन को देने वाला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने PIDA यानी पाकिस्तान द्वीप विकास प्राधिकरण अध्यादेश पर साइन किए, जिसमें कहा गया है कि कराची बंदरगाह के पास स्थित द्वीपों पर कब्जा करने के बाद वहां पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय सरकार का आदेश नहीं चलेगा। मतलब अगर इन द्वीपों को पाकिस्तान ने चीन को बेच भी दिया तो सिंध की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बुंदल और बूडो नाम के ये 2 द्वीप सामरिक तौर पर काफी अहम है। ऐसे में ये खबर भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ग्वादर चीन को सौंप चुका है और इमरान का ये फैसला उसके बढ़ते दबदबे को ही दिखाता है, जिसके खिलाफ विपक्षी दल ही एकजुट हो गए हैं। जिनकी रैली में पहुंची ये भीड़ बाजवा ही नहीं, चीन की भी नींद उड़ा सकती है। इसीलिए इमरान विपक्ष पर पुराने आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं।